तो ये जो क्लासेस शुरू करी गई हैं ये नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए कराई जा रही हैं। क्लास आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छे से चलने की कोशिश करेंगे हम लोग चलाने की इसको। इसमें आपको देखिए जो भी चैप्टर्स हैं सिलेबस में सारे पढ़ाए जाएंगे। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कराऊंगा, क्लास में भी कराऊंगा, प्लस आपको करने को भी दूंगा। जो आपके नई डाउट सॉल्व होंगे उन डाउट के लिए डाउट सेशंस भी हम लोग अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे, अलग से क्लास उनके लिए लगाएंगे हर टॉपिक में। देखो, जेई और नीट की तैयारी करनी है तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चंस की। जैसे चैप्टर हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है आज। अब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने का मतलब ये है कि केमिकल बॉन्डिंग के एटलीस्ट आपको मान के चलिए 500, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है काफी और इसका वेटेज भी एग्जाम में बहुत है। हर साल अगर आप पेपर देखो 3-4 क्वेश्चन आराम से एटलीस्ट मान के चलो। नीट में तो 4-5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जेई वगैरह को भी देखोगे तो उसमें भी 3 क्वेश्चन लगभग हर बार आते हैं, 3+ ही होते हैं, कम यूजुअली जनरली नहीं आते हैं, ज्यादा ही आते हैं। क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्योंकि ये केमिस्ट्री का आप एक टाइप से कह लो हमारा फाउंडेशन बनाता है। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत है। चैप्टर भी लंबा है तो एटलीस्ट मान के चलो अगर आप 500 प्रॉब्लम्स करते हैं इसमें एटलीस्ट, तब आपका ये चैप्टर आप ये कहोगे हाँ क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। पहले देखो टॉपिक जैसे से चलता रहेगा मैं वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा क्वेश्चंस की। आपको बुक्स भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आप वहां से बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से उसे पढ़ सकते हैं। वहां से उसको आप प्रैक्टिस में ले आएंगे, क्वेश्चंस भी वहां से प्रैक्टिस करेंगे। प्लस जो नहीं लगेंगे क्वेश्चंस वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, बहुत सारे मैं क्लास में भी कराऊंगा। हर चैप्टर में हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, तभी आपकी ये पढ़ाई जो है सक्सेस होगी। और अगर सीरियस होना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते तभी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है। सीरियस पढ़ना नहीं चाहते तो फिर कोई फायदा नहीं उस पढ़ाई का। तो मैं तो यही कहूँगा सीरियस होके पढ़िए। अगर आप इसके लिए बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपका तैयारी करने का, आप चाहते हैं कुछ आपके लिए अच्छा हो, तो सीरियस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, देखो जो बच्चे आप में से हमसे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, किसी भी टीचर को जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उस टीचर का एकदम हमको पढ़ाया समझ में नहीं आता है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है। 1-2 लेक्चर्स में हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो टीचर का क्वालिटी क्या है, वो हमको क्या पढ़ाएगा, हमको क्या समझ में आएगा, ये आप 1-2 लेक्चर से डिसाइड नहीं कर पाओगे। ये मान के चलो कि हाँ जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जरूर लगेगा कि हाँ हमारा जो है कुछ बेनिफिट हो रहा है। केवल जो है एक दिन से एक क्लास पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको एटलीस्ट क्लासेस जो करनी है, पूरा चैप्टर एक बार करोगे तब कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए चैप्टर को पूरा पढ़िएगा तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ बातें थी इस कोर्स के बारे में जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब देखो मैंने ये चैप्टर पढ़ाने से पहले तो ट्रायल चैप्टर है बेसिकली एक टाइप से, सो दैट कि आप मुझको समझ सके कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको कितना समझ में आएगा नहीं आएगा। उसके बाद जो है हम फिर सिस्टमेटिक वे में शुरू करेंगे। वैसे तो सिस्टमेटिक ये था कि सबसे पहले मुझे शुरू करना चाहिए था एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस भी ज्यादा होता है, एक चीज है। दूसरा, इससे हमको आइडिया भी ज्यादा लगता है कि पढ़ाई हमें कैसे करनी है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को सिलेक्ट किया है। बाकी तो सभी पढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस में बताऊंगा आगे चल के जिस सीक्वेंस में आपको समझ में आए। ओके, तो इतनी सी बातें कुछ है। ये जो चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूँ लिखूंगा मैं आपको, ये आपको इसका पीडीएफ, यही लाइव क्लास का पीडीएफ पूरा जो है आपके जो ग्रुप्स हैं बनाए मैंने ग्रुप, उस ग्रुप में मैं इन्हें शेयर कर दूंगा क्लास के बाद।
दूसरी चीज, ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ, ये सब आपका रिकॉर्ड होगा यूट्यूब पे। ये मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे फिर अपलोड करूंगा, लेकिन यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं करूंगा, चैप्टर हो जाए तब मैं अपलोड करूंगा इकट्ठे सारे, या थोड़े से हो जाए कुछ लेक्चर्स तब अपलोड करूंगा, ताकि किसी दिन आप जस्ट मान लो क्लास नहीं कर पाए तो उस दिन का आपका मिस ना हो, आप उसको यूट्यूब से दोबारा पढ़ सकें, समझ सकें। तो ये चीजें हम आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के लिए बस हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, और आप चूंकि सब लोग थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हो, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं उतनी चीजें आपको आती होंगी। हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी, देखो, ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल क्या होता है ये सब आप जानते होंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना 1s2 2s2 वो भी आपको उम्मीद है कि आता ही होगा। तो इसलिए उसको हम इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बॉन्ड बेसिकली चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे पहले देखो बॉन्ड क्या होता है, पहला क्वेश्चन ही यही होता है, व्हाट इज अ बॉन्ड। ये बॉन्ड है क्या जिसको हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड क्या चीज है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, सबको दिख रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, उधर चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि म्यूट इसलिए कर दिया वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे, थोड़ा सा हौच पौच केओस हो जाता है, दैट इज वाई। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी आपका इशू हो। दिख रहा है सबको लिखते हुए जैसे मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। चलिए ओके। तो बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सवाल उठता है, बॉन्ड तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्यों बनता है, वाई, वाई इज अ बॉन्ड, बॉन्ड बनता क्यों है। सिंपल सा आंसर है, हर चीज ये चाहती है क्या होना, स्टेबल होना। तो बॉन्ड बेसिकली बनता है टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन द स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी को अटेन करना है। किसको अटेन करना है, एटम्स। एटम्स जो है वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। देखो आप जानते हो, हर चीज जो है, जैसे कोई भी चीज है उसको हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज है, ईंटें हैं, पत्थर है, आपका पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, हर चीज मैटर जो है ये कंपाउंड से, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनता है। और केमिकल कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं, वो एटम से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, वो एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक। तो एटम बेसिकली अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबलाइज करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने का मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। अब कैसे स्टेबिलिटी आएगी, हाउ। तो जब बॉन्ड बनता है, उस फिनोमिना को हम बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग से क्या होता है, एटम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, और जितनी भी किसी सिस्टम की एनर्जी कम होती है वो सिस्टम उतना स्टेबल होता है, और जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है वो सिस्टम लेस स्टेबल होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो इसलिए बॉन्डिंग से क्या होता है, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी डिक्रीज होगी, रिपल्शन से हमेशा एनर्जी बढ़ेगी, इतना याद रखिए। तो इसका मतलब कैसे स्टेबलाइज होगा कोई चीज, बाय डिक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करके हर चीज क्या हो जाती है, स्टेबलाइज होने की कोशिश करती है। ठीक, इतनी सी बात तो ये हुई। अब देखो दूसरी बात, बॉन्ड तो अब आप समझ गए क्या होता है। बॉन्डिंग में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात, कि जब कोई बॉन्ड बनता है उस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में दो या दो से ज्यादा एटम इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक। और बॉन्डिंग की वजह से हमने क्या कहा, एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी।
बॉन्ड बनने के बाद जो चीज बनती है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड कह सकते हो आप, वो कंपाउंड जो होते हैं वो कंपाउंड एटम से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स की एनर्जी कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जो बनता है ये जुड़ने से, यूनियन ऑफ एटम्स, एटम्स के जुड़ने से बनता है, ठीक। काय के द्वारा, बाई बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग की वजह से। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं जो कंपाउंड है वो, कंपाउंड को यूजुअली लोग मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, हालांकि थोड़ा सा फर्क है, वो हम बात आगे करेंगे, आगे बताएंगे आपको। मॉलिक्यूल वर्ड सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बोलना चाहिए, लेकिन इन जनरल लोग कहते हैं। तो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है इज मोर स्टेबल, हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन एटम से। अगर एटम्स मिलकर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, बॉन्ड नहीं बनेगा। इतनी सी एक बात है, ठीक। तो ये तो हुआ है कि इसका बेसिक बातें क्या होती हैं इनके बारे में। अब जरा दूसरी चीज को देखिए आप, अब बॉन्ड बनेंगे कैसे, हम इसकी बात करेंगे, बॉन्ड हमारे बनेंगे कैसे। तो देखो जरा बॉन्ड कैसे बनेंगे। इसके लिए देखो पहले थोड़ा सा हमें एटम्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा आप जानते ही होंगे, नहीं तो आगे बताएंगे तब समझ जाओगे। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बता दूं जिससे आपको समझ में आए। देखो एटम, थोड़ा सा बेसिक को लेते हैं। एटम क्या है, एटम के अंदर दो चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जानते ही हो, और बाहर उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन काहे में है, इन शेल्स में होते हैं। ये थोड़ा सा जानने वाली बात है, इसलिए इसको थोड़ा सा बता दें बहुत शॉर्ट में, कि जैसे ये एटम है, देखो एटम के अंदर क्या है, बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को प्लस से डिनोट करते हैं बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन पे प्लस होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे प्लस। और इसके चारों तरफ जो होते हैं ऐसे, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत तक होंगे। इनको हम कहते हैं शेल्स। अनंत तक, इनफाइनाइट तक होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 डिस्कवर है, अभी तक सिर्फ 7 तक डिस्कवर हुए। तो देखो एटम के अंदर थोड़ा सा समझ लो इधर, एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल होते हैं, शेल्स, हिंदी में कहते हैं ना कोश, शेल्स। शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल। शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स। सब शेल के अंदर जो होते हैं उनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ये सिचुएशन है हमारे पास। एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखो जरा, शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। जो आखिरी वाला शेल होता है, यूजुअली जो लास्ट शेल है हमारा, अभी तो लास्ट शेल की बात कर रहे हैं, लास्ट शेल, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है कि हमेशा लास्ट को ही वैलेंस कहते हैं, उसके अंदर वाले भी वैलेंस हो सकते हैं। कैसे, वो आगे अभी बताएंगे। वैलेंस शेल एक्चुअली उन्हें कहते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे बाहर वाले शेल का भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और उससे अंदर वाले भी कर सकते हैं कभी कभी। तो वो हम आगे अभी दिखा देंगे। अभी इन जनरल अभी मान लो, यूजुअली इसीलिए मैंने लिख दिया है, हमेशा लास्ट शेल तो मान के चलो वैलेंस शेल होता ही है, उसके अंदर भी हो सकते हैं, ठीक। अब जरा देखो, वैलेंस शेल हो गया, आप 1s2 2s2 सब बनाना जानते ही होंगे। एक बार थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की मैं लिख दूं। हमारे पास क्या है, देखो काम के ग्रुप लिख रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप होता है, इधर मैं ग्रुप्स लिख रहा हूं।
फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, उसके बाद 13 लिखूंगा, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17, 18 ग्रुप। बीच के नहीं लिखे डी ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक होते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, आप जानते हो। और 13 से लेके 18 तक वालों को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन दोनों को कलेक्टिवली मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। इन दोनों को एस ब्लॉक प्लस बी ब्लॉक को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली इन्हीं पे अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं, बीच के डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, उनकी बात भी करेंगे आगे। तो देखो इनका सबका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे पहली बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने। तो फर्स्ट ग्रुप में 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, 13 में 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 18 में या तो हम उसे 0 मानते हैं या हम उसे 8 मानते हैं, या तो हम इसे 0 मानते हैं या 8 मानते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट हो बेटा जी, वो चैट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो या तो 0 होता है या 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 0 और 8, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और देखो एक होता है वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपने पढ़ा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, बिकॉज इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये 1:2 2:2 की तो जरूरत पड़ेगी, मैंने मैसेज में लिखा भी था कि एक बार पढ़ लीजिएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस ग्रुप का क्या होता है, NS1, आखिरी शेल के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें आखिरी शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 ग्रुप में आखिरी शेल के s ऑर्बिटल में 2 होते हैं और p ऑर्बिटल में 1, NS2 NP1। 14 में NS2 NP2, 15 में NS2 NP3, इसमें NS2 NP4, इसमें NS2 NP5, इसमें NS2 NP6 होगा। केवल हीलियम में 1s2 होता है, बस हीलियम को छोड़ के, इसी में 0 ग्रुप में हीलियम आता है ना, नोबेल गैस, ठीक है। देखो हमने कहा फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आता है आपका, आपको पता ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकंड ग्रुप में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और आरए, रेडियम। 13 ग्रुप में हमारा आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। 14 ग्रुप में हमारा आता है कार्बन, सिलिकॉन, टिन और लेड। 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम, ठीक। 17 ग्रुप में हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। इसमें आता है हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हालांकि देखो यहाँ पर भी अब डिस्कवर हो गए एक एक एलिमेंट, अभी उसकी हम बातें अभी नहीं करेंगे। जैसे इसमें भी डिस्कवर हो गया है, रेडॉन के नीचे भी होता है 118, OH सिंबल, OG सिंबल है उसका, अनानॉक्टियम, वो हम बाद में बताएंगे पीरियोडिक टेबल में, अभी हमें इन्हीं से मतलब है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, ये हमारे काम आएंगे, ठीक। ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं,
एल्कली, ये सब काम आएंगे, थोड़ा बेसिक है, इनको बताना जरूरी इस चैप्टर में, वरना आगे समझ में थोड़ा सा दिक्कत आएगी अगर नहीं पता है तो। इन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकंड ग्रुप वालों को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सबको क्यों कहते हैं वो सब बाकी बातें बाद में बताएंगे। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को देखो, नाम इसका जल्दी बुक्स में नहीं मिलता है, बता रहा हूं, इनको ट्रायल एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रायल एलिमेंट्स। 14 ग्रुप का भी नाम जल्दी बुक्स में नहीं मिलता है, इसको हम क्रिस्टेलोजेंस कहते हैं। क्रिस्टेलोजेंस कहलाते हैं। ये बुक में जल्दी नाम नहीं मिलेगा, ये सब मिल जाएंगे। 15 को पिनकोजेंस कहते हैं। पिनकोजेंस। 16 को हम कहते हैं चेल्कोजेंस। ऑक्सियन फैमिली, चेल्कोजेंस। ठीक। 17 को हम कहते हैं हेलोजेंस। और 18 ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैस। पुराने जमाने में इसको हम, पहले जमाने में इसको हम नोबल गैस को इनर्ट गैस कहते थे, अब इन्हें इनर्ट गैस नहीं कहते, अब इनको नोबल गैस कहते हैं। वो सब रीजन क्या है वो सब बाकी भी सबसे अभी इस चैप्टर मतलब नहीं, पीरियोडिक टेबल में है वही बताएंगे। तो ये कुछ चीजें हमारे काम आएंगी, बस ये ध्यान रखो। नॉर्मल देखो, अब बॉन्ड के लिए सबसे पहले जो थ्योरी दी गई, बॉन्ड कैसे बनते हैं, सबसे पहले इस थ्योरी पर हम चले तो सबसे पहले बॉन्ड बनने की जो थ्योरी दी गई थी, वो थ्योरी दी थी किसने? लुईस एंड कॉसल ने। उसको हम कहते हैं ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी। और ऑक्टेट थ्योरी किसने दी थी? गिवन बाय लुईस एंड कॉसल। लुईस एंड कॉसल, इन लोगों ने थ्योरी दी थी। सिंपली ये क्या कहते हैं कि देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं बेसिक से, रेडॉन। तो देखो, इनके अगर हम वैलेंस शेल को देखें, वैलेंस शेल, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें, वैलेंस शेल में किसके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको क्यों कहते हैं ट्रायल और क्रिस्टलोजेन, और ये सब बेटा हम बताएंगे। क्रिस्टलोजेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज ये क्रिस्टल्स बनाते हैं। ट्रायल एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज उनकी वैलेंसी कॉमन 3 होती है। तो वैलेंस शेल जो होते हैं, हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। लास्ट शेल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 2 और बाकी सब में 8 होते हैं। बाकी सबके कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। तो ये सब 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्टेट कहते हैं, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को डुबलेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डबलेट। तो देखो, शुरू शुरू में क्या देखा गया कि जो नोबल गैस होते हैं, यही सब नोबल गैसेस की डिस्कवरी 1890 से ही शुरू हो गई थी। 1890 से ही स्टार्ट हो गए थे डिस्कवर होना। और सोचो 70 साल तक इनके कोई कंपाउंड नहीं बन पाए। 1961 में पहली बार कंपाउंड बना जाके, नील्स बार्टलेट ने पहला कंपाउंड बनाया 1961 में। उससे पहले तक इनके कोई कंपाउंड नहीं बने थे। तो ये साइंटिस्ट मानते थे उस समय कि दीज आर स्टेबल एलिमेंट्स। इनको ये मानते थे किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या है? स्टेबल एलिमेंट्स है। इनका कोई कंपाउंड नोन नहीं था एक्चुअली। तो कंपाउंड नोन नहीं है, कंपाउंड बनता का के लिए? स्टेबल होने के लिए भी हमने ऊपर कहा। और ये ऑलरेडी कंपाउंड बना नहीं रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी क्या है? स्टेबल एलिमेंट। हालांकि आज की डेट में इनके बहुत सारे कंपाउंड नोन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ऑक्टेट थ्योरी पुरानी थ्योरी है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इनर्ट गैस वर्ड अलग वर्ड है और नोबल गैस वर्ड अलग है। क्योंकि पुराने जमाने में ये मानते थे कि, सुनो, पुराने जमाने में ये मानते थे कि लोग रिएक्शन नहीं करते, कंपाउंड नहीं बनाते, इसलिए इनको इनर्ट, इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन ना करे, तो इनर्ट गैस कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग रिएक्शन नहीं करते, इनके कंपाउंड नहीं होते। अब इनके बहुत सारे कंपाउंड नोन है, बट वो एक स्पेशल कंडीशन में बनते हैं। नोबल का मतलब होता है कि जो रिएक्ट तो करेगा बट अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस, दैट इज व्हाई इनको नोबल गैसेस कहते हैं। और आइडियल गैस वर्ड बेटा
अलग वर्ड है। आइडियल गैस का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आइडियल गैस वो होती है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता है, जो बॉयल्स चार्ल्स लॉ पीवीएनआरटी को फॉलो करते हैं। नोबल गैस आइडियल गैस नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखो। कोई दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। आइडियल बात जैसे कहते हैं ना, सब हाइपोथेटिकल है, बस आइडियल गैस भी एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। कोई भी दुनिया की गैस आइडियल नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। नोबल गैस भी आइडियल नहीं होती है। तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इस समय ये मानते थे। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, ये कहा कि इन्होंने, लुईस एंड कॉसेल ने, इन्होंने ये कहा कि हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। इसी को ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं, है ना। तो इनके हिसाब से एवरी एटम, हर एटम हैज ए टेंडेंसी, ये देखो नोट्स भी पूरे आपको ऐसे ही लिखे हुए जैसे लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको पीडीएफ बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो एवरी आइटम हैज ए टेंडेंसी, तो आपको नोट्स बहुत बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी को अगर स्टोर कर लोगे, कहीं इकट्ठा कर लोगे, प्रिंट निकाल लो, मन हो अपनी राइटिंग में लिख लो, तो आपको डिक्टो सब यहीं से मिल जाएगा। तो एवरी आइटम हैज ए टेंडेंसी, काय की टेंडेंसी है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की उसकी एबिलिटी है। काहे के लिए, टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन द स्टेबिलिटी, ये है इनका मतलब। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट थ्योरी, है ना। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट हमेशा फॉलो होगा, फिलहाल होगा ज्यादातर जगह, वो बात सही है। जैसे आप बॉन्ड पढ़ते हो इन जनरल, दो तरीके के बॉन्ड पढ़ते हो, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इतना तो जानते ही होंगे। तो थोड़ा सा तो हम ऐसे बता सकते हैं आपको भी, अलग से आयनिक और कोवेलेंट को अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम बात करें NaCl की, देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम लोग ये कहते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर तो जानते ही हो 11 होता है, 11, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो ये हो गया 281, 2 8 1, 3 शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, एक में 2, एक में 8, एक में, इसमें 3 शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 और 7। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन को 1 चाहिए, सोडियम को 7 चाहिए। तो सोडियम को तो कोई 7 देने से रहा, और इसको सिर्फ कितने चाहिए, 6 तो ऑलरेडी है ही, 7 इसके पास, तो 1 इसको ये दे देगा। तो इससे क्या होगा, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर तो प्लस आ जाएगा, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, इसके 8 देखो पूरे हो गए, है ना। और इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और प्लस और माइनस है तो दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। और उस अट्रैक्शन को ही अभी हमने ऊपर बताया आपको, अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड। क्या बन गया, इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अभी डिटेल में अलग से बात करेंगे, इतना आपको चूंकि पता ही है इसलिए थोड़ा सा यहाँ यूज कर रहे हैं। लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें, सोडियम प्लस क्या बचा, अब ये बचा 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो देखो लास्ट शेल में 8 हो गए। और क्लोरीन अब क्या हो गया, 2 8 7 में 1 आ गया, इधर 8 हो गया, इसके पास भी देखो 8 कंप्लीट हो गए। तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। NaCl नमक हम जानते हैं स्टेबल कंपाउंड है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको आयनिक बॉन्ड का। ऐसे ही एक एग्जाम्पल, जैसे हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड जैसे मान लो वाटर है, H2O या OH2। वाटर में क्या है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये क्या है 2 और 6, और हाइड्रोजन का देखो पहला शेल है। सारे एलिमेंट 8 पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास सिर्फ एक ही शेल है, वो हीलियम की तरह 2 पूरा करना चाहते हैं, यानी अपना डबलेट पूरा करना चाहते हैं। वो ऑक्टेट नहीं, वो डबलेट पूरा करना चाहते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के तो ये 6 हो गए, 1 2 3, है ना, 4 5 6, और 2 हाइड्रोजन आ गए। देखो हाइड्रोजन के पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो देने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर ऑक्सीजन दोनों को 1 1 दे दे तो उसके पास 4 रह जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयरिंग कर लें। और जब शेयरिंग कर लेंगे तो देखो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या कहेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा। और शेयरिंग की चीज दोनों की मानी जाएगी, यानी अब हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन के दोनों जोड़ लो तो 6 हो गए। तो यहाँ भी क्या हो गया, ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से इन्होंने ऑक्टेट थ्योरी दी। अब देखो क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से नहीं आ रहा है,
एग्जाम में क्वेश्चन ये आ रहा है ऑक्टेट थ्योरी, देखो ठीक थी उस समय, बड़ी हिट थी, पुरानी साइंस एक्चुअली क्लासिकल थ्योरी है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो ऑक्टेट थ्योरी में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है। ऑब्जेक्शंस का मतलब बहुत सारी जगह ये अप्लाई नहीं होती। आपके लेवल पे तो वैसे वर्ड एक्सेप्शन ही यूज होता है, हालांकि एक्सेप्शन वर्ड सही नहीं होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है जिसका कोई रीजन ना हो। अब इन चीजों का सबका रीजन नोन है, लेकिन ठीक है आप लोग के इस लेवल पे यही वर्ड चलते हैं, तो इसलिए मैं भी यही लिखूंगा, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। बेसिकली इसे कहना चाहिए एबनॉर्मेलिटी या डेविएशन, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा इसके लिए, डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। डेविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल, या इसके लिए और अच्छा चीज लिखना चाहो आज की डेट में इसे कहते हैं फेल्योर, फेल हो गई है, फेल्योर ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी अब फेल हो चुकी है, अब नहीं चलती है, अब इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, लिमिटेशन वर्ड भी कह सकते हो, लेकिन सबसे सही इसमें जो वर्ड है वो है फेल्योर। क्यों? अब ये फेल हो चुकी है पूरी तरीके से, अब ये थ्योरी सही नहीं है, लेकिन ठीक है सिलेबस में है, हमको पढ़ना है इसलिए बात करेंगे। पहली बात तो देखो, ये थ्योरी कह रही है कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है और फिर भी वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टेबल है। तो फिर ये तो बात गलत हो गई भाई, ऑक्टेट तो कह रहा है वही स्टेबल होंगे जो वही दुनिया में पाए जाएंगे, और यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे, जैसे इसको देखो, जैसे हम BF3 की बात करें, है ना, जैसे हम BeCl2 की बात करें, है ना, जैसे हम AlCl3 की बात करें। पहले एक वर्ड इधर लिख रहा हूँ, देखो TVE लिखूंगा, फिर बार बार आएगा इसलिए शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। इसका पूरा नाम है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेपर में भी आता है इसको निकालने को। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम सिंपली क्या लिख दे रहे हैं, TVE। देखो जरा, अगर हम BF3 को देखें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, बोरॉन के कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 3 होते हैं वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल के जोड़ लो 3। और हर फ्लोरीन जो यहाँ शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ चूंकि बेसिक टाइप का बता रहा हूँ, अभी ये हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे जो कुछ बता रहा हूँ। ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग होती है तो फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 फ्लोरीन 3 और दे देंगे। ठीक है, 3 बोरॉन के हैं और 3 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देते हैं, 6 हो गए, तो यानी 8 तो पूरे हुए नहीं बोरॉन के, 6 ही रह गए, तो ऑक्टेट पूरा नहीं। जैसे बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देते हैं, कैसे वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर भी 2 और 2 मिलके क्या 4 हुए, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ बेरिलियम। ऐसे देखो AlCl3 के क्या वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन ने शेयरिंग करके एक एक और दे दिया, तो 6 हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पर भी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, 6। इसका मतलब इन सब के ऑक्टेट पूरे नहीं है, इन्हें हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या स्पीशीज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ऑक्टेट थ्योरी फेल हो गई किनके लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजों पे, उनके वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टेबल है, और ऑक्टेट फिर भी पूरे नहीं, तो इसका मतलब ये थ्योरी इनको समझा नहीं पा रही। इनके हिसाब से 8 होने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो PCl5 को देखो, है ना, जैसे आप SF4 को देखिए, जैसे आप SF6 को देखिए, IF7 को देखो। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों 5 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिया, तो यहाँ कितने हो गए, 10। ओहो, 8 से ज्यादा होगा भैया। तो ऐसे यहाँ पे इसको देखो, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 होते हैं और 4 फ्लोरीन ने एक एक दे दिया, इसके भी हो, देखो भाई 8 से ज्यादा कैसे हो गए भाई, 10 हो गए यहाँ। यहाँ देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हैं, 6 और 3 6 फ्लोरीन ने एक एक दे दिए, ओहो ये तो 12 हो गए। और ये तो देखो आयोडीन के 7 फ्लोरीन ने दे दिए, यहाँ कितने हो गए, 14। ओ माय गॉड, ये तो 8 से जाके 16 की तरफ जा रहा है।
तो ये सब जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये सब दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, और ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से तो इनको होना नहीं चाहिए। इनको हम कहते हैं, अब देखो दो वर्ड है, ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लिखा, इनको ही हम सब वैलेंट या हाइपोवैलेंट स्पीशीज भी कहते हैं। हाइपो, नाम याद रखना है, ऑप्शंस में एग्जाम्पल लिखे होंगे और आपसे कहेंगे बताओ सब वैलेंट हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कौन से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन से। आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 कैसे आ रहा है, अभी टेंशन ना लो, अभी आगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और इनको हम कहते हैं सुपर वैलेंट, या इन्हीं को हम कहते हैं हाइपर वैलेंट स्पीशीज। ये हाइपर वैलेंट नाम से ज्यादा फेमस है, सुपर वैलेंट या हाइपर वैलेंट स्पीशीज। ठीक, कभी कभी इनको इलेक्ट्रॉन रिच भी कहा जाता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, तो वहां पे फिर से बता देंगे। तो ये देखो कंपाउंड भी हमारे ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से तो होने नहीं चाहिए, और फिर भी ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ऑक्टेट थ्योरी इनको तो बता नहीं रहा है। इनको हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ऑक्टेट का, तो ये कहलाएगा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है। और ऊपर वाले में 8 पूरे नहीं हुए हैं, तो इनको आप कह सकते हो कंप्रेशन। कंप्रेशन माने सिकुड़ना है ना, एक्सपेंशन माने फैलना। 8 से कम हो गए तो 8 से ज्यादा, तो कहलाएगा कंप्रेशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ चीजें हैं हमारी, जैसे कि हम कहें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये भी हमारी एक्सप्लेन नहीं होती इस थ्योरी से। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी क्या होते हैं, ये भी अभी थोड़ा सा, ये तो इस चैप्टर के लास्ट में समझ में आएगा जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा, अभी तो बस लिख दे रहा हूँ। जैसे देखो NO2 है, ये NO2 है, NO है, ClO2 है, तो बहुत सारे हैं, इनको भी बस लिखे दे रहा है क्या होते हैं, इनको आगे डिस्कस अलग से पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, इसको अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग पूरा, तो वहीं पे सब बताऊंगा आगे। फिर देखो बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डी ब्लॉक के आयंस जो होते हैं उनको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सारे ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से नहीं है। जैसे देखो हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम +3 है मान लो, और ये पाया जाता है आयनिक फॉर्म में। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, लेकिन जब +3 होगा तो एक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, देखो 2 8 11। अब भैया ये लास्ट शेल में तो 11 दिख रहा है, 8 तो है ही नहीं, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं होगा। जैसे आप आयरन +2 की बात कर लो, आयरन 26 होता है, 2 कम कर दो 24, तो 2 8 14 बचेगा, तो यहाँ तो 14 होगा लास्ट में। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। इसका कुल मिला के मतलब निकला कि हमारी जो ऑक्टेट थ्योरी है वो सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऑक्टेट कह रही थी सब लोग नोबेल गैस होना चाहते हैं, और आप आज की डेट में तो अब नोबेल गैस के कंपाउंड भी डिस्कवर हो गए, है ना। तो जब नोबेल गैस के ही कंपाउंड डिस्कवर हो गए जिसके लिए ये थ्योरी चल रही थी, तो फिर क्या करें। तो कंपाउंड्स ऑफ नोबेल गैसेस, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 4 ऑप्शन बना दिए, बताओ कौन से हैं जो ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। ये 5 कंडीशन बता रहा हूँ। तो कंपाउंड्स ऑफ नोबेल गैसेस जो होते हैं, जैसे कि हम देखो बात करें HCF2, है ना, जिनान के वैलेंस शेल में 8 होते हैं, और 2 फ्लोरीन से ऐड कर दो, ये तो देखो 10, ये तो हाइपर वैलेंट स्पीशीज लग रही है हमें, है। जैसे HCF6, जिनान के 8, इसके 6 14, बहुत सारे कंपाउंड है ATC, तो नोबेल गैस के तो बनने ही नहीं चाहिए, थ्योरी कह रही है। और जबकि यहाँ तो नोबेल गैस के भी कंपाउंड डिस्कवर है, अब तो बहुत बहुत सारे डिस्कवर है, आपके लेवल पे तो खैर जेनान के ही पढ़ लें, आज तो क्रिप्टन का भी डिस्कवर है ना। अब तो पहले फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ डिस्कवर माने जाते थे, अब तो कार्बन, इवन एसिटिलीन, इवन गोल्ड, प्लेटिनम, इन तक के साथ इनके कंपाउंड डिस्कवर है नोबेल गैस के। तो इसका मतलब कुल मिला के ये रिजल्ट निकला कि जो हमारी ये जो ऑक्टेट थ्योरी है ये सब जगह वर्क अच्छे से नहीं करती। अब इसको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं हमेशा कहता हूं, आपके लिए भी वही बात कहूंगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो काम की, ऑक्टेट थ्योरी ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या मॉडिफाई कर ले? मॉडिफिकेशन इन ऑक्टेट रूल। दो बातें कह रहा हूं, उसको समझना। क्या मॉडिफिकेशन है? पहली बात तो ये है कि हर आइटम ये पहली कोशिश करेगा वो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। एवरी आइटम हैज ए प्राइमरी कंडीशन, उसकी पहली जरूरत है, प्राइमरी नीड काहे की, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, उसकी पहली जरूरत है। लेकिन ये उसके लिए कंपलसरी नहीं है। अरे जरूरत है, हो जाए यार तो ठीक है भाई, हम लोग भी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, हमारी पहली जरूरत है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। अरे हो जाए तो अच्छी बात है। अब नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? कोई ऐसा थोड़े ना कि बिना उसके कुछ और जिंदगी में नहीं हो सकता, कुछ और सोचेंगे। तो एटम भी यही करता है कि उसकी पहली कोशिश यही होती है कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, हो जाए बहुत खुशी की बात, नहीं हो पा रहा तो कुछ और सोचेंगे। तो एवरी आइटम हैज ए प्राइमरी नीड टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। बट दूसरी बात है, इट इज नॉट कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि ये कंपल्सरी है। कर ले अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा है तो कुछ और तरीके से फिर आइटम अपने आप को सोचेगा, कुछ और अपने लिए करेगा। अब वो क्या क्या कर सकता है वो तो वही इस चैप्टर में पढ़ना है हमें। तो चलो, इतनी बात तो इस चैप्टर का बेसिक हो गया। अब देखो, फिर से आ जाओ बॉन्डिंग पे हमारा, जो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो बेसिक था ऊपर वाला, लेकिन उससे भी क्वेश्चन ऑक्टेट थ्योरी पे बहुत आते हैं। वो क्वेश्चन हम कराएंगे आपको बाद में, अभी एक आध क्लास के बाद थोड़ा सा आगे पढ़ ले तो क्वेश्चन कराने में इजी होगा। तो आपको बाकायदा बताऊंगा कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया, वो यही क्लास में कराऊंगा अभी, हर टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको लगे कि हाँ पढ़ाई ठीक चल रहा है। देखो, अब बॉन्डिंग जो है, हमने चैप्टर का नाम डाला केमिकल बॉन्डिंग। दो वर्ड होते हैं, एक होता है वर्ड केमिकल, एक वर्ड होता है फिजिकल। तो क्या भैया सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग होता है? क्या फिजिकल बॉन्डिंग नहीं होता क्या? तो बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, एक कहलाती है केमिकल बॉन्डिंग, एक कहलाएगा केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरी कहलाती है फिजिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, सेकंड होती है फिजिकल बॉन्डिंग। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड क्या है? जो बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं वो हमारे केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड मान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में स्ट्रांग बना है तो हम उन्हें केमिकल बॉन्ड्स कहेंगे, और अगर वीकर बना है, वीकर बॉन्ड्स हैं, तो हम उन्हें फिजिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड को हम पता कैसे करें कि वो स्ट्रांग है या वीक है? तो इसके लिए हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, उल्टा करते हैं। बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड को तोड़ते हैं। बॉन्ड को तोड़ने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम लोग BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या मतलब है? देखो, बॉन्ड की मजबूती, स्ट्रेंथ है ना, ऐसे कह सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितना मजबूत है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना बॉन्ड मजबूत होगा, जाहिर सी बात है उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा है उतना हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू 60 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, 60 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, तो वो केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू 60 किलो जूल पर मोल से कम है, तो फिर वो बॉन्ड हमारे, एक रफ आइडिया है, रफ वैल्यू मानते हैं साइंटिस्ट लोग ये 60, तो उनको हम फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। अब केमिकल बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारा एक तो आता है आयनिक बॉन्ड।
बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। जिसको कुछ पूछना हो चैट में लिख लो अभी, फिर हम बाद में 5 मिनट अभी अनम्यूट करेंगे सबको, तो अपने डाउट्स पूछ भी लेना। आयनिक बॉन्ड दूसरे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरे है हमारे यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, और आपके लेवल पे बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम यहाँ लिखेंगे। फोर्थ पे आ गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि देखो अभी हम आगे बताएंगे, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं। सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल मैकेनिज्म का डिफरेंस होता है बनने का। बाकी सब बातें एक ही जैसी होती हैं। लेकिन फिलहाल आपका लेवल देखो, एक्चुअली जेई नीट का लेवल बहुत लो होता है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल नहीं चलते हैं इसमें हम। तो इसलिए मेरा जो मोटो है पढ़ाने का, मेरा जो टारगेट है वो उसी लेवल से पढ़ाना है। ठीक है, ये बात है। तो मैं उसी के बेस पे चल रहा हूँ। ठीक, देखो 60 होगी तो भी इसको हम केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा देखो, फिजिकल बॉन्ड में दो आते हैं बस आपके। एक कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे पढ़ लें जितने लिख रहे हैं इस चैप्टर में। दूसरे कहलाते हैं हमारे वॉन्डर वाल फोर्स, वॉन्डर वॉल फोर्सेस। ये दोनों फिजिकल बॉन्ड में आते हैं। तो ये टोटल 6 बॉन्ड हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, सारे 6 टॉपिक तो यही होगा समझ लो। ठीक है, ये है। देखो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अभी मैं अनम्यूट करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, फिर आपकी बात को हम करेंगे। देखो थोड़ा सा बेटा, ये हमारा बेसिक पार्ट है, ध्यान रखो। जो अभी बता रहा हूँ ये सब बेसिक है ना। धीरे धीरे चैप्टर अगले 1-2 लेक्चर के बाद हमारा शेप में आएगा, तब ज्यादा आपको क्लियर होगा। चलो, तो ये तो हमारे हुआ बॉन्डिंग और इसकी बारे में बात। अब हमें क्या करना, बस सीधे सीधे एक एक करके बॉन्ड्स को पढ़ना है। ठीक है, अब एक एक करके इन बॉन्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं ये बॉन्डिंग। तो देखो अब एक बात तो ठीक हो गई कि बॉन्ड इतने टाइप के हो गए हमारे। अब एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो जितने भी बॉन्ड हैं, जितने भी तरीके के, सबका पेरेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है, ध्यान रखो। तो इसलिए पहले इसी को पढ़ेंगे, और ये सबसे बड़ा भी है टॉपिक भी। आयनिक को उसके बाद पढ़ेंगे। को सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं एग्जाम में। बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसलिए पहले हमें इसी को अच्छे से पढ़ना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो पहली बात क्या है, फादर ऑफ ऑल बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड इसी से बने। फादर ऑफ ऑल बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स हमारे इसी से बने। ठीक, अब ये कैसे बनता है, ये तो सिंपल सी बात अभी हम बता ही चुके हैं, फिर भी यही लिखते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साझेदारी से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, इसको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ये ऐसे सॉलिड लाइन से। ठीक, देखो सॉलिड लाइन से मैंने डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, ये सब मैं आपके लेवल पे ही बता रहा हूँ। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये माना जा, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं आपके लेवल पे। हालांकि बात बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आपको यही मानना है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। सारे बॉन्ड ये मान के चलते हैं कि इसी से बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, इसीलिए इसको हम सबका फादर कहते हैं। कैसे होता है वो भी आगे देखेंगे, जब आयनिक दिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा फादर कैसे है। अभी इसी में ही आ जाएगा थोड़ी देर
अगले क्लासेस में। तो बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं इसे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अब देखो, ठीक, और जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में, इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग में जितने इन्वॉल्व हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो सकता है? जैसे मान लो दो एटम है कोई, तो उनके बीच में एक बॉन्ड हो सकता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो उसको हम ऐसे सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं। उसका नाम क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। नेम क्या है? इसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। फिर बॉन्ड ऑर्डर दो होने का मतलब वहां पे दो बॉन्ड है, तो हम उसको कहेंगे डबल बॉन्ड। ठीक, तब उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर थ्री होने का मतलब है कि तीन बॉन्ड है, तो इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर चार भी हो सकता है, चार भी रिपोर्टेड है दुनिया में, चार के एग्जाम्पल भी है, आपने नहीं पढ़े होंगे। इसको कहते हैं क्वाड्रुपल बॉन्ड। आज की डेट में पांच तक डिस्कवर हो चुका है, एक दो तीन चार पांच। इसको हम कहते हैं क्वीन ट्यूपल बॉन्ड। आपके लेवल पे वैसे सिर्फ ऊपर वाले तीन से ही मतलब है ना, सिंगल डबल और ट्रिपल से, लेकिन पांच तक डिस्कवर हो चुके हैं बॉन्ड। ये दोनों को हम सुपर शॉर्ट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है। सुपर शॉर्ट बॉन्ड। ठीक, तो सिंगल डबल ट्रिपल से ही मतलब है आपको फिलहाल। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है। अब बॉन्ड ऑर्डर को वैसे तो हम बात करते हैं 1 2 3, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हाउएवर, ये नोट करने वाली बात है, हाउएवर बॉन्ड ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल में बी फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब दैट इज हाफ भी वैल्यू आ सकती है ना, 4/3 भी हो सकती है, समझ रहे हो, 1.5 भी हो सकती, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। तब हम ये नहीं कहेंगे कि बॉन्ड आधा है, डेढ़ है, तिहाई है ना। इसलिए जब बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट हो तो सिंगल डबल ट्रिपल बोला जाता है। जब हाफ होता है क्या बोलते हैं? तो वो सिर्फ एमओटी से एक्सप्लेन होगा। दिस इज एक्सप्लेन्ड कैसे? बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चैप्टर के बाद में आएगी तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ नहीं जरूरत पड़ेगी इस वाले में, लेकिन नोट्स में तो चूंकि लिखना ही पड़ता है इसलिए मैंने उसी हिसाब से लिख दिया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अब कैसे बनता है, एक आधा एग्जांपल देखते हैं। देखो सिंपल, एक तो अभी ऊपर ही दिखाया है, सबसे सिंपल तो है। देखो H2, H2 कैसे बना होगा कि भाई दो हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन मैंने भी कहा था दोनों का माना जाएगा। तो अब ये हमारा कहलाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसको अब हम शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ये मान के चलें। तो ये हमारा आ गया, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे इसे। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा है, देखो जैसे मान लो हम बात करें ऑक्सीजन की, तो दो ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन 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 के वैलेंस शेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा ऐसे 6 इसके 1 2 3 4 5 6 होते। तो दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों की शेयरिंग दो दो इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। तो ये देखो शेयर्ड वाले अब दोनों के माने जाएंगे। अब यहाँ पे चार शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब दो पेयर हो गए। यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितना था? 1 था। पेयर जोड़ा एक था ना। यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर तो समझ ही जाओगे ना, ये शॉर्टकट वर्ड बार बार आएंगे ना तो इतना लंबा कौन लिखेगा। तो यहाँ पे कितने होगा? दो पेयर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे इसीलिए ऐसे डबल बॉन्ड से।
तो डबल बॉन्ड का मतलब जिसमें 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। ऐसे ये सब इन जनरल है। अब जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, अब नाइट्रोजन, पहले सिंपल सिंपल एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो नाइट्रोजन में क्या है, वैलेंस शेल में आप जानते हो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने कितने चाहिए, 3 3 से 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने हो जाएंगे, इसका मतलब है 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो जाएंगे। तो ये इसने 3 की शेयरिंग कर ली और ऐसे ही 3 की शेयरिंग इसने कर ली। तो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 3। तो इसलिए हम इसको कैसे शो करेंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे शो करेंगे, ठीक। और देखो जो शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इधर भी तो बचे भाई, ये बच गए, ये बच गए। ऐसे ऑक्सीजन में भी देखो ऊपर कितने बच गए, 4 4 बच गए। जो शेयरिंग के बाद बचे हैं और पेयर फॉर्म में है, ध्यान से समझो, इन्हीं को हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने शेयरिंग नहीं किया है और अगर वो पेयर फॉर्म में रह रहा है तो उसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो इसका मतलब यही क्वेश्चन पूछते हैं, ऑक्सीजन में टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो O2 में लोन पेयर 1 2 3 4। तो इसलिए टोटल बहुत पूछा जाता है, लोन पेयर इन ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस में कितने हो गए, 4। ऐसे यहाँ पे टोटल लोन पेयर इन नाइट्रोजन गैस में कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक। तो यहां तक देखो बात हमारी हुई थोड़ी सी, कितने कितने हो गए। अब मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं, जिसको कोई डाउट हो वो पूछो, फिर हम आगे बात उसी हिसाब से, आज की पहली क्लास थी ये, ट्रायल आपकी, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। जिसको डाउट हो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को बेटा जी, मैंने अनम्यूट कर दिया, इधर से पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो हाँ हेलो, बताइए। सर। सर मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा था कि आयनिक बॉन्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है। हाँ, लेकिन सर कुछ टीचर्स ये बताते हैं कि आयनिक और कोवेलेंट जो फोर्सेस हैं लगभग सेम रेंज की होती हैं, तो आयनिक को ऐसा कहना गलत है कि ऐसा आयनिक ऐसा नहीं, स्ट्रॉन्गर। ऐसा नहीं है। वो टीचर, अभी हम आपको एक टॉपिक लास्ट में पढ़ाएंगे इस चैप्टर के, हाँ। का नाम है 612 डायग्राम। तो जब डायग्राम से हम फोर्स की रेंज निकालेंगे तो काफी डिफरेंस रहता है दोनों में। अच्छा। अगर उनकी फोर्स की रेंज निकालोगे ना, तो हाँ आयनिक हाँ। बॉन्ड की रेंज सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। अच्छा। और कोवेलेंट की रेंज उससे कम होती है। इसलिए ये नहीं कह सकते आप कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड एक बराबर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयनिक हम्म, बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है। ऑर्डर सर हमें। एग्जाम में आते भी हैं अरेंज करने को, तो आप हमेशा आयनिक को नंबर 1 पे रखिएगा। अच्छा, तो आयनिक से हमेशा स्ट्रांग होगा? आयनिक बॉन्ड मतलब इन जनरल बात है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा आयनिक कोवेलेंट से ज्यादा है। देखो जब अच्छा। हम इन जनरल बात कह रहे हैं, ये बात इन जनरल, एग्जाम्पल क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ, तो सर कोई ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम्पल है पे जिसमें। तो, एग्जाम्पल आप जैसे कि दुनिया का सबसे स्ट्रांग, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में है, अब इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि सबसे स्ट्रांग बॉन्ड हमारा आयनिक है। मैंने एक ध्यान से सुनना, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी आनी चाहिए दुनिया में, आयनिक बॉन्ड की आनी चाहिए। यही तो मतलब बात हुई। हाँ लेकिन सर। अगर आप ध्यान से देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायमंड की है। और डायमंड की हाँ। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, डायमंड आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा। तो फिर इसका मतलब आपकी कोवेलेंट क्या हो गया, आपका ज्यादा हाँ स्ट्रॉन्ग ये। हाँ। है ना। तो लेकिन डायमंड एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ना। जर्नल बात का मतलब ये होता है कि जैसे 100 एग्जाम्पल आप कोवेलेंट के रख लो और 100 एग्जाम्पल आप आयनिक के रख लो, हम्म। तब आपको देखोगे आयनिक के ज्यादातर एग्जाम्पल्स कोवेलेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले होते हैं। तो बात इन अच्छा। जर्नल वो होती है जो परसेंटेज में बात होती है। इसलिए इन जर्नल कोई पूछे बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आपका तो आंसर आएगा एग्जाम में टिक करने को, आयनिक बॉन्ड। आयनिक।
लेकिन कंपाउंड कोई सा ऐसा हो सकता है कोवेलेंट जो आयनिक से स्ट्रांग हो, जैसे एक डायमंड में बता रहा हूँ आपको। डायमंड है, और भी होते हैं, बोराजीन भी, बोराजो वो होता है, बोराजोन, बोराजोन भी। तो बोराजोन का तो जो फॉर्म एक डिस्कवर किया है वो डायमंड से भी स्ट्रांग होता है, अच्छा। और वो भी कोवेलेंट है। तो इन जनरल बात कह रहा हूँ ये। और किसी को कोई डाउट हो बताइए भाई, क्या पूछना चाहते हैं? बोलो बोलो बेटा जी, क्या पूछना चाहते हैं जल्दी? So please tell the same question that I have asked from you. So why covalent bond is known as father of all bonds? बिकॉज देखो, covalent bond is the father of all kinds of bond. It is supposed. Why it is supposed? अभी मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. In covalent bonding there is sharing of electron. There is actually oscillation of electron pair. Just suppose you are saying that there is a covalent bond between A and A. There are two electrons which are shared between these two atoms. These two electrons don't remain fixed. They basically oscillate between these two atoms, between the nuclei of these two atoms. And maybe there is a possibility at the time when the shared electron pair oscillates only between the influence, only under the influence of this nucleus only. And in such case, this will convert into ionic bond. ऐसा हो सकता है कि ऑसिलेट करते करते ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम क्लोराइड है, दो इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी पहले, समझना, बट इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन जब इधर इधर हो रहा है तो ऑसिलेशन लास्टली क्या होने लगा, ऐसे ऐसे होने लगा, माने पूरी तरीके से इस पे शिफ्ट हो गए. तो इसी के लिए ये क्या बन गया, आयनिक. तो आयनिक बॉन्ड इज व्हाट? आयनिक बॉन्ड इज द extreme case of covalent bond where the shared electron pair oscillate around only one nucleus. So that is why you can say ionic bond is derived from covalent bond. Means to say father is covalent and derivative is ionic bond. Okay, समझ में आई मेरी बात? Okay, sir. रिमेंबर दिस, सारे बॉन्ड इसी से डेरिवेटिव माने जाते हैं. बट ये कोई वो एक जनरल वर्ड्स होते हैं बेटा जी. जैसे हम लोग कहते हैं ना, दुनिया के सारे कंपाउंड किससे बने? मीथेन से बने, है ना. सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फादर कौन है? मीथेन. इट इज सपोज, ऐसा मानते हैं. तो एक जनरल वर्ड है, उसका कोई ये मतलब यूनिवर्सल बात नहीं होती है सब. चलो, तो आज की क्लास कुछ समझ में आया आप लोग के सबके? ये बता, बहुत बेसिक है, देखो धीरे धीरे शुरू होगा, बेसिक से ही आगे तक बढ़ेंगे. अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी सब निकालना देखना ऐसे सिखा दूंगा. कोई भी टीचर का बेटा जी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसके एक लेक्चर से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. आपको थोड़ा वेट, पेशेंस जिसे कहते हैं, रखना पड़ेगा. पेशेंस ये है कि थोड़ा सा आप पढ़िए, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, है ना, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए तब आप इसको आप कहेंगे कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया. अभी तो उसका कोई मतलब नहीं है, पहले लेक्चर है. तब आपको क्वालिटी भी समझ में आएगी, क्वांटिटी भी समझ में आएगी, जब हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट होगा. क्लासेस वीक में 3 क्लास यूजुअली पढ़ाऊंगा मैं आपको, और जिस दिन छुट्टी होती है, हॉलीडे रहते हैं, जैसे नेशनल हॉलीडे है या कोई संडे वनडे है, किसी दिन और छुट्टी मिल रही है, उस दिन आपकी क्लास 2 आवर्स की होगी, और यूजुअली आपकी क्लास 1 या 1.5 आवर की होगी. क्लास का टाइम क्या रखना चाहिए? मुझे लगता है मॉर्निंग ज्यादा सुटेबल है. अभी तो सब लोग, चूंकि लॉकडाउन में छुट्टी ही है, तो इस समय तो, इसलिए इस समय तो 9 AM मुझे लगता है, दैट्स ओके, सही है ना. इसलिए अभी तो कोई दिक्कत है नहीं. 9 क्या 8:30 भी कर सकते हैं, बल्कि हम लोग अगर इतना जल्दी तो उठ ही जाते होगा, ऐसा भी नहीं. तो मैं सोच रहा हूँ अभी जब तक छुट्टी है तब तक तो 8:30 to 9:30 कर देता हूँ, ठीक है. और बाद में जब आप कहीं बिजी हो जाओगे, मैं भी चूंकि कहीं बिजी रहता हूँ, तो तब फिर जो है इस क्लास को हम लोग अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे या लेट इवनिंग में कर लेंगे, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो. जिस दिन जिसकी क्लास मिस हो जाएगी, मैंने कहा भी अभी हम जब फाइनल सबको एडमिट कर लेंगे अपने पास, जो लोग पढ़ना चाहते हैं सीरियसली. बहुत से लोग तो केवल ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, पढ़ना वढ़ना तो चाहते नहीं है, तो वो केवल पता नहीं क्यों ऐड हो जाते हैं ग्रुप में, मुझे समझ नहीं आता. जबकि मैंने इतनी बार उसमें लिखा है सिर्फ पढ़ने के लिए ग्रुप बनाया गया, कोई फालतू ग्रुप नहीं है. तो
उसी हिसाब से फिर मैं जब एडमिट कर लूंगा सबको आपको एक पासवर्ड दूंगा, आप सभी को वो पासवर्ड एक वेबसाइट का दूंगा आपको, फिर एक ऐप भी बताऊंगा, वो आपको डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में, अभी नहीं कुछ दिनों बाद जब हम सब फिनिश कर लेंगे चैप्टर के बाद, अभी ये चैप्टर ऐसे ही चलेगा। फिर वो सारी चीजें आपको उस ऐप पर, एक मेरा ऐप है वो मैं आपको तभी बताऊंगा, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको मैं इनरोल कर दूंगा। फिर आपको डेली डेली लिंक भी मुझे भेजने की जरूरत नहीं होगी, आप डेली अपने आप लिंक खोलेंगे, अपने आप आपको उस ऐप से मिल जाया करा करेगा, वेबसाइट से। और आपको जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ये उस वेबसाइट पे अपलोडेड रहेगा, ये पीडीएफ उसको अपलोडेड रहेगा आपका, वहीं से आप इसको देख पाएंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे लेकिन तभी से आप इसको पूरे ईयर में एक लेक्चर को 2 बार देख पाएंगे। ठीक है, तो वो सब अभी बात की बात है, ये पहला लेक्चर तो मैं कह ही रहा हूँ ट्रायल है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ट्रायल चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। तो अभी तो चूंकि छुट्टी है मेरे ख्याल में, तो अभी हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा इन द सेंस के वीकली में 3 क्लास कह रहा हूँ, लेकिन अभी तो हम 4 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है इसमें किसी को कोई इश्यू होगा नहीं अभी, है ना। तो इसलिए अभी क्लास हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे उसको, उसी हिसाब से बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो कल भी क्लास पढ़ाऊंगा और 8:30 मुझे लग रहा है ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो होगा नहीं। 8:30 ठीक है ना? Yes, sir. 8:30. Yes, sir. तो 8:30 पे कल से आप अपना 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करिए आप लोग, मैं लिंक पहले ही भेज दूंगा, आप उसको थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर लेने से ठीक रहता है, तो बीच बीच में ज्वाइन करने में दिक्कत होता है। Okay, sir. चलिए फिर आज के लिए इतना बेटा जी, थैंक यू। समझ में आया कुछ पढ़ाया हुआ आप लोगों के? चैट बॉक्स में लिख दिया करो तो उससे मुझे आइडिया लगता है कि हाँ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई कमी है, क्या लग रहा है वो बताना, उसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा जो भी होगा। चलिए फिर, ओके, ऑल द बेस्ट आज के लिए।